So now the fourth method से पहले हम लोग इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट था क्या मेटल में, ठीक है। तो हमारा थर्ड पार्ट कौन सा था अपना, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू इम्प्योर मेटल, ठीक है। और इसको हमने नाम क्या दिया था बेटा, इसको हमने नाम दिया था दैट इज़ रिडक्शन। तो रिडक्शन कहा था हमने इसको, और दूसरा नाम दिया था इसको स्मेल्टिंग भी कहा था। तो अभी हमने इसमें देखा था पूरा डिटेल में कि किस तरह से होता है। इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया था हमने, रिड्यूस्ड या रिडक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल का, ठीक है ना। दूसरा हमने देखा था दैट इज़ रिडक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, फिर देखा था हमने दैट इज़ द रिडक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट के अंदर इसको याद रखेंगे हम लोग तो ज़्यादा बेटर रहता है हमारे लिए, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा होगा क्या यहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए, लेस रिएक्टिव मेटल कौन से आ गया, कॉपर आ गया आपका, सिल्वर आ गया आपका, मरकरी आ गया, ठीक है। तो इनके लिए रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो क्या होता है, हीट होती है आपकी। रिड्यूसिंग एजेंट इज़ हीट की मदद से इसको रिड्यूस करवाते थे हम लोग। जनरली क्या होता था, जो भी मेटल ऑक्साइड है उसको गर्म करके, हीट करके हम लोग उसको इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट कर लेते थे। प्लस ऑक्सीजन तो हमेशा बाहर निकलता था, तो ये बात याद रखिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के 2 पार्ट थे हमारे पास, ईदर दे आर रिड्यूस्ड बाय कार्बन और कोक, या फिर रिड्यूस्ड होते थे रिड्यूस्ड बाय हाई या हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम या फिर एल्युमिनियम, इनके द्वारा होते थे। तो यहाँ पर क्या होता था, जो भी मेटल ऑक्साइड हम लोग लेंगे, ठीक है, उसको कार्बन की मदद से किस में बदल देंगे, इम्प्योर मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलती थी। और यहाँ पर तो हमने एक स्पेशली एग्जांपल ही लिया था आयरन का। तो आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ ट्रीट करवाया था और आपका बन गया था एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन प्लस एनर्जी, जिसको हमने नाम क्या दिया, एल्यूमिनो थर्माइट वेल्डिंग कहा था। इसको वेल्डिंग के लिए प्रोसेस यूज़ करते हैं। अब रिडक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए पहले एक बात याद रखना कि हाई रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल जो होंगे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन एज दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन, ठीक है। तो किससे रिड्यूस करवाते हैं, दे आर ओनली बी रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा ही रिड्यूस हो सकते हैं। अब एक और बात यहाँ पे बेटा, एनोड हमने क्या लिया था, कैथोड हमने क्या लिया था, और इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया था आपने, एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया था। तो बेटा एनोड तो था प्लैटिनम या फिर कार्बन ग्रेफाइट, है ना, और कैथोड भी था आपका प्लैटिनम और कार्बन ग्रेफाइट, और जो इलेक्ट्रोलाइट था वो क्या था, एक्वस मेटल सॉल्ट, ठीक है। एक्वस का मेटल सॉल्ट लिया था आपने, ठीक है, समझ में आया। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, तो थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं हम लोग। तो इस रिएक्शन को हटा देते हैं, सीधा हम लोग यही बात करते हैं ऊपर की तरफ। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं दे आर रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा होगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रिसिटी होगी यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पर हम लोग एनोड क्या लेके चलते थे, प्लैटिनम और कार्बन ग्रेफाइट। कैथोड क्या लेके चल रहे थे हम लोग भैया, प्लैटिनम और कार्बन ग्रेफाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेके चल रहे थे आप, इलेक्ट्रोलाइट दैट इज एक्वस और मोल्टन मेटल का सॉल्ट, ठीक है। ये आपको याद रखनी थी हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। तो ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको थोड़ा सा याद रखिए तो ज़्यादा इजी हो जाता है आपको याद रखने में।
तो आई थिंक इट्स बिकम ईजियर नाउ। ऑलराइट, अब आता है फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप। तो अभी तक हम लोगों ने 3 स्टेप पढ़ लिए, ठीक है। एक लास्ट में एक फ्लो चार्ट और दूंगा आपको, जिससे पूरे की पूरी समरी एक साथ मेमोराइज किया जा सके। सो फोर्थ स्टेप मेटलर्जी का लास्ट स्टेप है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ इम्प्योर मेटल इनटू प्योर मेटल। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिफाइनिंग, या हम ज़्यादा कहें तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे करवाते हैं, देखो फिर से इलेक्ट्रोलाइटिक आया है, इसका मतलब फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एनोड कैथोड क्या लिए जाते हैं ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। इसका देखो चैम्बर किस तरह से होता है, इस तरह से हम लोग एक इसका डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डालेंगे, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। एक एनोड की काम करेगा, कैथोड की काम करेगा, की लगाएंगे, दिस इज़ पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज़ नेगेटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज इज़ एनोड, नेगेटिवली चार्ज इज़ कैथोड, ठीक है। यहाँ तक इसको इलेक्ट्रोलाइट रखेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया जाता है, तो बेटा यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एनोड जो होगा, एनोड इज इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल रॉड्स को लिया जाता है एनोड की तरह, ठीक है। कैथोड, कैथोड होगा प्योर मेटल स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स ली जाती हैं प्योर मेटल की। और इलेक्ट्रोलाइट जो लिया जाता है दैट इज एक्वस मेटल सॉल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बेटा यहाँ पर मेन चीज़ किस तरह से डायग्राम बनेगा आपका, यहाँ पर जो कैथोड है उसको करना पड़ेगा हमको स्ट्रिप्स के फॉर्म में डिफरेंशिएट करने के लिए। इस तरह से स्ट्रिप्स बना दीजिए, पतली पतली स्ट्रिप्स, ये एनोड कैथोड दोनों का अलग। तो एनोड जो होगा वो तो लेंगे हम लोग इम्प्योर मेटल का, इम्प्योर मेटल, ठीक है। कैथोड जो होगा, तो कैथोड हमने क्या लिया है, दैट इज स्ट्रिप्स ऑफ प्योर मेटल, प्योर मेटल की स्ट्रिप ली है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया गया बेटा यहाँ पे, दैट इज एक्वस मेटल सॉल्ट। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेटल एम, क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है ये कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेटल एम, मतलब कोई मेटल एम करके उसने बोल दिया है, ठीक है। तो आपको उसका रिफाइनिंग बताना है, रिफाइनिंग का वेल लेवल डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो वेल लेवल डायग्राम ऑफ रिफाइनिंग, तो हमें क्या बनाना है, वेल लेवल डायग्राम या गिव डायग्राम, गिव वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम, कोई भी मेटल एम की बात करें तो देखो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस पर कंटेनर बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर। इसके अंदर रॉड्स रखनी पड़ेंगी, बैटरी लगानी पड़ेगी, हर एक पॉइंट का बेटा मार्क्स होता है, की लगानी पड़ेगी, विदाउट की काम नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव को हम लोग बोलेंगे एनोड, नेगेटिव को हम लोग बोलेंगे कैथोड। और इसके अंदर रॉड्स डिप्स होना ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ तक लिख लीजिए और अंदर सॉल्यूशन डाल दीजिए। अब देखो मेटल एम को सोच के काम करना है, तो ये मेटल कुछ भी हो सकता है, तो मेटल एम को कैसे सोचेंगे हम लोग, जो कैथोड होगा, द कैथोड इज प्योर मेटल एम स्ट्रिप। तो अब मेटल को मेटल के नाम से जाना जाएगा, एम स्ट्रिप, प्योर मेटल एम स्ट्रिप्स। और एनोड जो होंगी वो कैसी होंगी, इम्प्योर मेटल एम। और यहाँ क्या लेंगे इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज एक्वस मेटल एम का कोई सॉल्ट। और स्ट्रिप्स लगाना ना भूलिए इस तरह से, और प्रॉपर्ली ये वापस से बताइए। तो बेटा एक चीज़ नोटिस करो आप कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में अंतर क्या था। दोनों में अंतर ये होता है कि यहाँ पर तो रॉड ली जाती हैं इम्प्योर मेटल, प्योर मेटल की, और वहाँ क्या ली जाती थी,
ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन द रॉड्स आर प्लेटिनम कार्बन ग्रेफाइट, कैथोड की भी प्लेटिनम कार्बन ग्रेफाइट की, सॉल्ट तो लगभग सेम ही होता है आपका। समझ में आया? तो ये डिफरेंस था। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको कि ये तो हो गया। इसमें देखो ये क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले बता चुका हूँ आपको कि मेटल एम के दौरान डायग्राम बनाइए और ये बताइए कि एनोड क्या लेंगे, कैथोड क्या लेंगे और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना, ठीक है। ये एक्वस है, एक्वस मेटल सॉल्ट, ठीक। अब हम बात करेंगे कोई एग्जांपल की मदद से, जैसे कि कॉपर की रिफाइनिंग की बात करते हैं। मैं 2 रिफाइनिंग करके बताता हूँ आपको। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज़ रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर की रिफाइनिंग के लिए थोड़ा सा आपको रिकॉल करना पड़ेगा, दैट इज़ रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। देखो इससे पहले वाले स्टेप में थोड़ा सा एक बार याद कीजिए कॉपर का क्या हुआ था। हमने कोई कॉपर का ओर लिया था, दैट इज़ कॉपर ग्लैंड्स, और उसको हमने क्या करवाया, रोस्टेड करवाया था। रोस्टेड करवाते वक्त ये हो गया था, पार्शियल रोस्टिंग किया था, पूरी तरह रोस्टिंग कभी होता नहीं। तो सेकंड स्टेप आ गया था इसका रिडक्शन का। तो रिडक्शन में जो बचा हुआ ओर था कॉपर ग्लैंड्स और जो बना हुआ कॉपर ऑक्साइड था आपस में रिड्यूस होते थे और बनाता था कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इस कॉपर को हम लोग ने बोलते थे ब्लिस्टर कॉपर, दिस इज ब्लिस्टर कॉपर। अब एक और चीज़ याद रखना, ब्लिस्टर कॉपर हमेशा कैसा होता है, इम्प्योर होता है, तभी तो उसको रिफाइनिंग में लेके जा रहे हैं। तो ये ब्लिस्टर कॉपर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में मिल रहा होता है, तो उसको ठंडा करते हैं, कूल करके रॉड्स बनाते हैं और उसको एनोड की तरह लगा देंगे हम लोग। तो इससे पहले के स्टेप में ये बात हो चुकी थी। तो बेटा देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर में रॉड्स लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से रॉड्स लगाई आपने और बैटरी लगाई, की लगाई, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल शो किया, पॉजिटिव को एनोड बोला, नेगेटिव को कैथोड बोला, ठीक है। और इसको यहाँ तक पोर कर दिया, फिल कर दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। तो ड्यूरिंग कॉपर मेटलर्जी तो हम एनोड क्या लेके चलेंगे, कैथोड क्या लेके चलेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो कॉपर मेटलर्जी के अंदर एनोड लेके चलते हैं हम लोग इम्प्योर कॉपर, ठीक है। इम्प्योर कॉपर को एनोड की तरह रखेंगे। ये जो ब्लिस्टर कॉपर था उसको ठंडा करके हम लोग यहाँ रख देते हैं, ठीक है, एनोड की तरह। अब कैथोड पे क्या करेंगे, कैथोड पे हम करेंगे प्योर कॉपर की स्ट्रिप्स। और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेके चलेंगे भैया, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी कॉपर का सॉल्ट। कॉपर का सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक्वस कॉपर सल्फेट ले लिया आपने, है ना, कोई भी ले सकते हो, कॉपर का बना हुआ सॉल्ट। और यहाँ पर इसके लिए डिफरेंशिएट करने के लिए रॉड्स को स्ट्रिप के नाम दे देते हैं, स्ट्रिप फॉर्म में लिखे देते हैं। अब ज़रा देखिए, ये जो एनोड था ये भी किसका बना हुआ था, कॉपर, लेकिन इम्प्योर कॉपर का। जो ब्लिस्टर कॉपर था उसको ठंडा करके यहाँ रखा हमने रॉड्स के फॉर्म में। अब इसके अंदर इम्प्योरिटी याद रखना थोड़ी सी, आयरन, सिल्वर, गोल्ड की इम्प्योरिटी होती है। और ये जो कैथोड है, दिस कैथोड इज प्योर कॉपर स्ट्रिप। और जो सॉल्यूशन रखा गया है वो क्या है आपका, एक्वस कॉपर सल्फेट। कई बार क्या होता है, फ्यू ड्रॉप्स एसिड के डाले जाते हैं, क्योंकि देखो ये पूरा जो एक्वस बनता है ये प्योर वाटर के अंदर बनता है, तो उसकी कंडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कई अमाउंट में कई बार थोड़ा सा एसिड ऐड कर देते हैं, मिनरल एसिड खासकर, लाइक H2SO4, लाइक HCl। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो रिएक्शंस क्या होनी है, एट एनोड क्या होगा, एट एनोड, एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। ये बात याद रखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब टूटना, मतलब एनोड टूटेगा, टूटेगा। तो ये जो देखो रॉड्स हैं, ये रॉड्स के पार्टिकल्स समझ लो, ये कॉपर के पार्टिकल्स हैं इस तरह से, और इनके बीच में छुपी हुई है इम्प्योरिटी, है ना भाई। रॉड बना ली तो हमने इसकी इम्प्योरिटी, इसके बीच में जैसे चौक के अंदर इम्प्योरिटी है तो वो अंदर छुपी रही है, रेड वाली इम्प्योरिटी है भैया, मान लो इस तरह से ये इम्प्योरिटी इस रॉड के अंदर पड़ी हुई है। तो कॉपर आइंस जो हैं वो टूट टूट के सॉल्यूशन में आएंगे, कॉपर जो है वो टूट कर सॉल्यूशन में आएंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव बनाएंगे। तो एनोड पे तो क्या होगा कि कॉपर जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। अब कैथोड पे समझिए, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन, हमेशा ऑलवेज रिडक्शन टेक प्लेस। तो देखो रिफाइनिंग के अंदर अच्छी बात ये होती है कि जो एनोड होता है उसका उल्टा कर दो, कैथोड बन गया। तो यही कॉपर आइंस कैथोड पे जाके अब इस तरह से डिपॉजिट हो जाएंगे। तो प्योर कॉपर इज ऑब्टेन एट कैथोड। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में पड़े हुए 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से आपस में जुड़ेंगे और कॉपर में कन्वर्ट हो गए। तो ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करोगे आप,
तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन में ये होगा कि कॉपर जो एनोड का था वो पूरी तरह से कॉपर एट कैथोड में चला गया। मतलब जितनी एनोड की रॉड थी, जैसे 1 क्विंटल आप रॉड लेके चलते हो तो 1 क्विंटल की रॉड जो आपने ली है यहाँ पे लगाई गई है, बहुत बड़ा चैम्बर होते हैं तो उसमें लगाते हैं, तो फिर ये धीरे धीरे टूट टूट के पूरी तरह से रॉड खत्म हो जाएगी और सारा कॉपर इस पर डिपॉजिट हो गया। फिर से खत्म होगी तो दूसरी रॉड अटैच कर दो एनोड की तरह, एनोड की जगह पे, तो एनोड की जगह पे रॉड्स हम डालते जाएंगे प्यूरीफाई होता जाएगा। ये प्रोसेस होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब जैसे आयंस टूटते जा रहे हैं, कॉपर टूटता जा रहा है, तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है बेटा वो भी तो नीचे आके यहाँ पे ढेर बन जाएगी एनोड के नीचे, इस तरह से इकट्ठी हो जाएगी। अब ये जो इम्प्योरिटी बनी एनोड के नीचे, इसे नाम दिया जाता है एनोड मड। नाउ व्हाट इज एनोड मड? एनोड मड इज हीप, हीप मतलब ढेर, मिट्टी का ढेर जैसे, हीप लाइक स्ट्रक्चर बिलो एनोड ड्यूरिंग electrolytic refining of copper which contain a rich amount of gold and silver। भाई कॉपर के ऊपर खास बात यह है, जो एनोड मड है वो कॉपर के अंदर है, बाकी की एनोड मड होती हैं लेकिन हम बाकियों पे इतना स्ट्रेस नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर आपने 1 क्विंटल की ये रॉड ली है तो उसमें कम से कम 2 से 3 किलो गोल्ड और सिल्वर मिल जाता है, तो इम्प्योरिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली हो गई, इसलिए हम इसको फेंकते नहीं हैं और इसलिए इसको पढ़ा जाता है। फिर अगर आप मरकरी की बात करोगे तो मरकरी के अंदर इम्प्योरिटी मिट्टी वगैरह की होती है, तो उसको हम लोग इतना एनालाइज नहीं करते हैं। यहाँ रिच मेटल, इकोनॉमिकल मेटल थे, कॉस्टली मेटल थे, इसलिए हम लोग इसको एनोड मड का नाम देकर अलग से पढ़ते हैं हम लोग। तो याद रखना एनोड मड किस में आ रही है? सिर्फ कॉपर मेटलर्जी में पढ़ी जाती है, बाकी किसी के भी रिफाइनिंग के अंदर हम लोग नहीं पढ़ते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। तो ये था मेटलर्जिकल ऑपरेशन कंप्लीट। बड़े ध्यान से देखिए बेटा, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को मार्क कीजिए। नाउ सेकेंड थिंग, अब पूरे मेटलर्जी को एक साथ एक फ्लो चार्ट में कैसे एनालाइज करते हैं वो देखिए आप। देखिए पूरा मेटलर्जी को हम लोग एक ब्रीफ में थोड़ा सा याद रखने के लिए मेमोराइज कर सकते हैं। कैसे? देखो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ओर। तो पहला स्टेप होता है डेट इज ओर को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? कंसनट्रेटेड ओर में। फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू कंसनट्रेटेड ओर। अब इसके लिए आपने अलग अलग मेथड पढ़े। पहला तो पढ़ा पल्वरेशन, ठीक है, मतलब क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर इज कॉल्ड एज पल्वरेशन। सेकेंड आपने पढ़ा इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो थोड़ा सा याद रखेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन का एग्जांपल क्या था आपका? मैग्नेटिक सेपरेशन में होता यह था कि एक ओर मैग्नेटिक हो और इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक हो तो हम लोग इससे अलग कर सकते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग जिसका दूसरा नाम क्या था बेटा? इट इज़ लेविगेशन। ये लेविगेशन था। ये किस पे बेस्ड होता था कि ओर तो भारी होते थे, मेटल ऑक्साइड, खास बात किसके लिए होता था? हैवी मेटल ऑक्साइड ओर्स के लिए होता था, जिसमें इम्प्योरिटी हल्की होती थी। पानी के फ्लो के साथ में हम लोग इम्प्योरिटी को अलग कर देते थे। फिर हम पढ़ते हैं दैट इज़ लीचिंग। लीचिंग के अंदर हमने बॉक्साइट ओर पढ़ा था। लीचिंग का प्रिंसिपल पे क्या था कि जब भी ओर को एक ट्रीट किया जाएगा सूटेबल केमिकल की मदद से जिसमें ओर तो सॉल्युबल हो बट इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? लीचिंग। तो यहाँ बेयर प्रोसेस पढ़ा था एल्यूमिनियम का, ठीक है। उसके बाद आप याद रखिए दैट इज़ लीचिंग हो गया, एक और बच गया फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसके लिए था बेटा? इट इज़ ओनली फॉर सल्फाइड ओर। ये सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए होता था। तो पहला स्टेप तो हमने ये देखा कि ओर को किस में बदलते हैं हम लोग? कंसनट्रेटेड ओर के अंदर बदला था। तो फर्स्ट स्टेप में तो हो गया काम ये। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में कंसनट्रेटेड ओर को हम बदलते हैं दैट इज़ इनटू द मेटल ऑक्साइड। तो सेकंड स्टेप में हम बदलेंगे कंसनट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में। और इसमें 2 स्टेप पढ़े थे हमने। कौन कौन से 2 स्टेप थे? एक तो था आपका कैल्सिनेशन, एक था आपका रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन करवाते थे और रोस्टिंग करवाते थे, है ना। तो कैल्सिनेशन किसके लिए था? इसका ट्रिक दिया था मैंने आपको CCC, और इसका ट्रिक दिया था आपको RSS। कैल्सिनेशन होता था किसके लिए? कार्बोनेट ओर के लिए। ये सिर्फ कार्बोनेट ओर के लिए था और उसमें CO2 बाहर निकलती थी हमेशा।
और रोस्टिंग के लिए रोस्टिंग होता था सल्फाइड ओर के लिए, और इसमें SO2 बाहर निकलती है। रोस्टिंग फॉर सल्फाइड ओर्स एंड SO2 बाहर, ठीक है। कैल्सिनेशन, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट, C फॉर CO2। अब आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप थोड़ा सा लंबा जाता है। थर्ड स्टेप हमने पढ़ा था दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू किसमें, इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल, इस स्टेप को हम लोग कहते थे दैट इज़ रिडक्शन, या फिर दूसरा नाम क्या बोला था हमने, स्मेल्टिंग, ठीक है। अब इसमें क्या था, आपके 3 स्टेप थे आपके, इसमें 3 स्टेप बनते थे। पहला लेस रिएक्टिव मेटल के लिए, या ऐसे बोलते हैं रिडक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, रिडक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, जिसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या था बेटा, हीट, सिर्फ हीट की मदद से हम लोग कर पा रहे थे। सेकंड था आपका इसमें दैट इज़ रिडक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए 2 स्टेप होते थे आपके। पहला तो रिड्यूस्ड बाय कार्बन और कोक, या तो कार्बन कोक के द्वारा रिड्यूस हो, या फिर रिड्यूस्ड बाय हाईली रिएक्टिव मेटल के द्वारा लगो, ठीक है। इसमें एल्यूमिनोथर्माइड वेल्डिंग पढ़ा था हमने। और थर्ड आता था दैट इज़ रिडक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल। तो हाईली रिएक्टिव मेटल किसके द्वारा रिड्यूस होते थे, दे रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो बेटा याद रखना, एनोड क्या लेते हैं, कैथोड क्या लेते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं। एनोड कैथोड प्लेटिनम के लिए जाती है, कार्बन ग्रेफाइट के लिए जाती है, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होती है इसलिए। और इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन या एक्वस सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट लेते हैं। नाउ द फोर्थ स्टेप था कन्वर्जन ऑफ इम्प्योर मेटल इनटू प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने को बोलते हैं फोर्थ स्टेप, और इसको क्या बोला जाता है, रिफाइनिंग प्रोसेस। तो रिफाइनिंग जो होती है ये किसकी होती है, इस प्रोसेस के अंदर रिफाइनिंग होता है। तो याद रखना यहाँ पर एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, एनोड हम लोग किसकी लेते हैं, इम्प्योर मेटल की। इम्प्योर मेटल के हम लोग इम्प्योर मेटल को लेते हैं एनोड की तरह। कैथोड क्या लेते हैं हम लोग, कैथोड पे लेते हैं प्योर मेटल की स्ट्रिप्स, प्योर मेटल की स्ट्रिप्स। और इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं एक्वस मेटल सॉल्ट, ठीक है। तो हमने कॉपर की बात की तो कॉपर के अंदर बना था। तो इस तरह से 4 स्टेप बने। कौन कौन से 4 स्टेप बने, फर्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू कंसनट्रेटेड ओर, ये फर्स्ट स्टेप बना। सेकंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, ये सेकंड स्टेप बना। थर्ड स्टेप क्या था, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू इम्प्योर मेटल, थर्ड स्टेप बना। और फोर्थ स्टेप क्या था आपका, कन्वर्जन ऑफ इम्प्योर मेटल इनटू प्योर मेटल, दैट इज दिस थिंग, रिफाइनिंग हो गया आपका। तो 4 स्टेप, आई थिंक ये पूरा ओवरऑल ब्रीफ हो गया होगा, आपको याद हो गया होगा ऑलमोस्ट कि प्रोसेस क्या है एक्चुअली, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर मैं बात करता हूँ। देखिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा 5 मार्क्स का आया है बोर्ड के अंदर, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है। देखो पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ यहीं से आते हैं मेनली, जो सीधे 5 मार्क्स के, वरना केमिस्ट्री के अंदर सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्मॉल क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। नाउ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, जैसे कि मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका कि हाउ मर्करी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सल्फाइड ओर। क्वेश्चन इज हाउ मर्करी is extracted from its sulfide ore, from its sulfide ore, ये क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का आता है बेटा, छोटा नहीं आता है, बड़ा आता है। तो बेटा इसमें एक बात ध्यान रखिए, हमें मरकरी निकालना है और कोई उसी का सल्फाइड का ओर। तो पहले तो ओर का नाम सोचिए, ओर क्या लेके चल रहे हो आप, तो ओर लेके चल रहे हो आप दैट इज सिनेबार, क्योंकि सिनेबार का फॉर्मूला होता है HGS की, ये सल्फाइड का ओर है, तो हमें सल्फाइड का ओर लेना ज़रूरी था। अब हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप में क्या था, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ लिखेंगे पल्वरेशन, पहले लिखेंगे पल्वरेशन और इसको डिफाइन कर देंगे, दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग
ऑफ ओर इज कॉल्ड पल्वरेशन। ठीक है, यह पूरा लिख देना आप चाहो तो। सेकंड आता है इसी में, अब देखो क्योंकि सल्फाइड ओर है हमारे पास, तो इसीलिए सल्फाइड ओर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना इसमें लेविगेशन होगा, ना इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन होगी, ना ही इसमें लीचिंग होगी। तो इसमें क्या होगा, सल्फाइड ओर के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन होगा। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको जो मेथड्स बताए गए हैं उसको चूज़ करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मेटल को यूज़ करना है और कौन सा मेटल यूज़ अप नहीं होगा। समझ में आई बात? तो ये बात बहुत ध्यान से समझनी है कि कौन सा मेटल को यूज़ करेंगे और कौन सा मेटल यूज़ अप नहीं होगा, तो कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होगा इसके लिए। तो यहाँ पर फ्लोथ फ्लोटेशन इसलिए किया है क्योंकि ओर मेरा सल्फाइड का था। ठीक है, तो आप इसमें बेटा डायग्राम बनाओगे पूरी तरह से, वही सारा कुछ। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे, शाफ्ट लगाएंगे, इस तरह से व्हील्स लगाएंगे, एयर ब्लो करवाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये एयर पैसेज के लिए मैंने जगह छोड़ दी, ये आउटलेट के लिए जगह छोड़ दी, इसको बंद कर दो ताकि बाहर ना निकल सके। और यहाँ पर आपने ग्राइंडेड ओर लिया, आपने यहाँ पे क्या लिया, ग्राइंडेड HGS का ओर लिया। अब ओर का नाम समझ में आ गया क्योंकि इसी को लेके काम करना है आपको। और इसमें क्या क्या चीज़ मिलाएंगे, इसमें मिलाएंगे वाटर, इसमें मिलाएंगे पाइन ऑयल, और इसमें क्या मिलाएंगे, सोडियम एथाइल ज़ैंथेट मिलाएंगे। ठीक है, और इसको यहाँ तक भरेंगे और पूरी तरह से वही सारी बातें बताएंगे कि क्या होता है। तो जब भी HGS के ग्राइंडेड ओर को हम लोग रोटेट करवाएंगे, इस व्हील को जब रोटेट होगा और एयर पैसेज जब ब्लो होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, उस कंडीशन में जितने भी जो ओर्स थे, सल्फाइड के ओर थे, जैसे रेड वाले सल्फाइड ओर्स हैं और ब्लैक वाले डॉट्स इम्प्योरिटीज़ हैं, तो सल्फाइड ओर पाइन ऑयल के द्वारा एडजॉर्ब हो जाएंगी और एडजॉर्ब होकर फ्रोथ बन जाएंगी। और इस फ्रोथ को इकट्ठा करने का काम कौन करेगा, यहाँ पर सोडियम एथाइल ज़ैंथेट। तो बेटा याद रखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें बेटा कुछ भी हो डेफिनेशन लिखना मत भूलना कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ बेस्ड ऑन वेटेबिलिटी प्रिंसिपल, तो याद रखना, इट इज़ बेस्ड ऑन वेटेबिलिटी प्रिंसिपल, इन विच क्या होता था, ओर्स आर वेटेड बाय ऑयल एंड impurities are wetted by water। तो डेफिनेशन मतलब या उसका प्रिंसिपल ज़रूर लिखा जाएगा, वरना उसका मार्क्स कट जाएंगे। अब आपको यहाँ बताना होगा इसको पूरी तरह से कि वाटर क्या करता था, इट एब्जॉर्ब इम्प्योरिटी, ये एब्जॉर्व करता है इम्प्योरिटी को। पाइन ऑयल क्या करता था, एब्जॉर्व करता था सल्फाइड ओर को, ये सल्फाइड ओर को एब्जॉर्व करता था एंड मेक फ्रोथ, झाग बनाता था। ठीक है, सोडियम इथाइल ज़ैंथेट इट कलेक्ट द फ्रोथ, ये फ्रोथ को इकट्ठा करता था। तो ये सारी बात बताओगे। अब इसके बाद इसमें कोई प्रोसेस नहीं होगा, सेकंड स्टेप में आएंगे। अब हमारे पास कंसनट्रेटेड ओर हो चुका है। नाउ सेकंड स्टेप था कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। अब इसको मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे। तो मेटल ऑक्साइड में कैसे बदलेंगे बेटा, क्योंकि सल्फाइड ओर था तो हम सीधा क्या करवाएंगे, इसकी रोस्टिंग करवाएंगे। तो रोस्टिंग लिखेंगे और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, दैट इज हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। डेफिनेशन लिख के सीधा रिएक्शन डाल दो। तो हमने ओर लिया क्या, HGS, नाम ज़रूर लिखना, दैट इज सेनेबार, और इसकी ऑक्सीजन के साथ में स्ट्रांगली हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HGO प्लस SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। सेकेंड स्टेप में और कुछ नहीं करना भैया। थर्ड स्टेप होता था मेटल ऑक्साइड को इम्प्योर मेटल में बदलना। तो थर्ड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू इम्प्योर मेटल। इसी को बोलते थे हम लोग रिडक्शन या फिर स्मेल्टिंग। तो ये बात ज़रूर लिखना ब्रैकेट में। ठीक है भैया, इसने बोला क्या है कि मरकरी निकालना है, ये तो निकालना है कि प्योर निकालना है। तो हम लोग मरकरी के लिए बस ये स्टेप फॉलो करें, इम्प्योर मेटल मिल गया मेरे को, प्योर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्योर सिर्फ कॉपर के लिए ध्यान में रखना है क्योंकि वहाँ एनोड मोड पढ़ा जाता है बस।
तो बेटा इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम करेंगे दैट इज़ रिडक्शन। अब ये वाला स्टेप बड़े सोच समझ के लिखना होता है आपको, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि मेटल कौन सा है। तो यहाँ मेटल मरकरी है, मरकरी मतलब लेस रिएक्टिव मेटल है, तो यहाँ पर एज मरकरी सल्फाइड, एज मरकरी इज लेस रिएक्टिव मेटल, वो लेस रिएक्टिव मेटल है, सो रिड्यूस्ड बाय हीटिंग, तो ये हीटिंग से होगा। तो ध्यान रखना कौन सा मेटल किस तरीके से रिड्यूस होने वाला है। अब यहाँ रिएक्शन लिख दीजिए बेटा, मरकरी ऑक्साइड तो बन चुका है यहाँ पर, अब आप क्या करोगे, इसको सिंपल हीट करोगे, और हीट करने पर आपको क्या मिल जाएगा, मरकरी मिल गया प्लस ऑक्सीजन अलग हो गया, दिस इज इम्प्योर मरकरी, मतलब आपके पास मेटल आ चुका है। तो ये 3 स्टेप पूरे लिखे जाते हैं। अब इतना लिखने के बाद आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो आप देख रहे हो आगे के स्टेप में जो रिएक्शंस हैं वो सिर्फ रिएक्शन इन्वॉल्व करके एक स्टेप इन्वॉल्व करके काम खत्म होता है, तो बहुत आसान हो जाता है इस चीज़ को समझना, बट एक बार उसको याद रखना ज़रूरी है। तो किसके लिए क्या यूज़ करना है वो सोच समझ के काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ इज़ कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉपर ग्लैंड्स। एक और क्वेश्चन देते हैं, कॉपर को कॉपर ग्लैंड से कैसे अलग करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉपर ग्लैंड्स। मतलब आपको साफ कह दिया 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है भैया, ये कॉपर ग्लैंड से कॉपर को निकालना है। तो बेटा और क्या है हमारे पास, और इज कॉपर ग्लैंड्स Cu2s, ठीक है। अब पहला स्टेप इस पे क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू कंसंट्रेटेड ओर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखो सल्फाइड का ओर है तो हम लोग यही रहने देते हैं। पल्वरेशन होगा, डेफिनेशन इसके लिखेंगे, फ्लोरफिटेशन होगा, प्रिंसिपल ज़रूर लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, और ओर की जगह पे ओर का नाम लिखेंगे, दैट इज़ Cu2s। बाकी वो सारी चीज़ें हैं, सब कुछ सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं। सेकंड स्टेप में आएंगे, सेकंड स्टेप में कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ पे भी क्योंकि सल्फाइड ओर था तो रोस्टिंग ही चालू होगी, तो रोस्टिंग होगी, लेकिन रिएक्शन चेंज हो जाएगी इस बार। यहाँ पर रिएक्शन चेंज हो जाएगी, क्या होगी कि भैया जो कॉपर का जो ओर था दैट इज़ कॉपर ग्लैंड्स, इसको ऑक्सीजन की मदद से अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक। फिर थर्ड स्टेप में लाएंगे इसको, थर्ड स्टेप में कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू इम्प्योर मेटल। अब फिर से वही बात करनी पड़ेगी कि हमारे पास है कॉपर, कॉपर क्या था, स्पेशल केस है ना, तो कॉपर के लिए ये वाला स्टेप नहीं आएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे ऑटो रिडक्शन स्टेप ऑफ कॉपर। कॉपर के लिए स्पेशल केस है तो यहाँ पे लिखा जाएगा ऑटो रिडक्शन स्टेप ऑफ कॉपर। तो क्या था, जो बना हुआ कॉपर था, जो बचा हुआ कॉपर, क्योंकि कॉपर ग्लैंड्स जो पूरी तरह से कभी भी आपका क्या नहीं होता था, रोस्टेड होता ही नहीं था। मैंने कहा था कि कॉपर ग्लैंड्स जो था पार्शियल रोस्टिंग करता है, ये सिर्फ पार्शियल रोस्टिंग होगी इसकी, तो आधा ये बच जाएगा और आधा ये बनेगा। तो जो बन गया है उसको डालोगे आप, स्ट्रांगली हीट करोगे और कॉपर मिलेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, और इस कॉपर को हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, जो कि कैसा होता है, इम्प्योर कॉपर। अब क्योंकि कॉपर की मेटलर्जी पढ़ रहे हैं तो कॉपर के लिए हमें 100% प्योर करना पड़ेगा, तो फोर्थ स्टेप भी इसमें इन्वॉल्व होगा। तो इतना लिखने के बाद फोर्थ स्टेप आएगा। फोर्थ स्टेप में क्या बोलेंगे हम लोग, मैं ऊपर का रब कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, ये वाला फर्स्ट पोर्शन। तो ये सारी चीज़ें तो आएंगी। अब आएगा आपके पास फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम लोग बोलेंगे दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ इम्प्योर कॉपर टू प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें पहले तो हम बताएंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होगा, इट इज़ डन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आप लिखोगे पूरा कि इट इज़ डन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है, और डायग्राम बनाओगे प्रॉपरली डायग्राम, क्योंकि इसके चैप्टर के अंदर डायग्राम्स के बहुत मार्क्स हैं, ठीक। और यहाँ पे साफ साफ लिखना पड़ेगा आपको वो सारी बातें कि एनोड किसकी लेनी पड़ेगी, कैथोड किसकी लेनी पड़ेगी, एंड एवरीथिंग, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये एनोड है, ये कैथोड है, और यहाँ तक सॉल्यूशन को रखा हमने, ठीक। तो बेटा बताइए क्या क्या लिया था हमने, कि एनोड तो ली थी हमने किसकी, इम्प्योर कॉपर की, कैथोड किसकी लेंगे, प्योर कॉपर स्ट्रिप की, और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज़ एक्वर कॉपर सल्फेट, ठीक है। और इसमें इम्प्योरिटी बता दो, इम्प्योरिटीज़ आर ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड आयरन, इनकी इम्प्योरिटीज़ होती है।
और एनोड मड अभी से शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी करना ही है आपको। तो एनोड मड, ठीक है, रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पर। बेटा ये बात अलग से भी बतानी है आपको, एनोड लिखना होगा, ठीक है, कैथोड लिखना होगा अलग से भी, और इलेक्ट्रोलाइट भी लिखना होगा, इलेक्ट्रोलाइट भी अलग से लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख तो दिया डायग्राम के अंदर, लेकिन आपको अलग से भी बताना पड़ेगा ये बात, ठीक है। अब एनोड की रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कॉपर टूटेगा सॉल्यूशन में आएगा, कॉपर टूट के सॉल्यूशन में आएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव के फॉर्म में, तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा, जस्ट उल्टा, तो यहाँ पे रिडक्शन बताएंगे हम लोग। तो कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर किस में चला जाएगा, कॉपर में चला जाएगा, बस काफ़ी है। एनोड मड को डिफाइन कर दो भैया, एनोड मड को डिफाइन करना है यहाँ पर अच्छे से, तब जाके पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना। आया समझ में कैसे करना होता है हमें, ठीक है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये तो सल्फाइड ओर का, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कार्बोनेट ओर। जिंक को हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट जिंक फ्रॉम कार्बोनेट ओर। ये तो था कॉपर के लिए, सल्फाइड की बहुत बात हो गई, अब कार्बोनेट के लिए बात करते हैं। एक एग्जांपल कार्बोनेट का भी ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है हमसे, हाउ इज जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैलामाइन ओर। कैलामाइन मतलब जिंक कार्बोनेट। तो ओर का नाम लिख दीजिए सबसे पहला तो, कि जिंक कार्बोनेट है और इसका नाम भी लिखिए कैलामाइन, ठीक है। अब वही बेटा फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करो। पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा इसका, दैट इज कन्वर्जन ऑफ क्या, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू कंसंट्रेटेड ओर। पहला स्टेप ये हो गया, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए, इसमें पहला स्टेप तो आएगा पल्वरेशन। पल्वरेशन डिफाइन कर दीजिए आप, ये सब में ही आता है पल्वरेशन, क्रशिंग ग्राइंडिंग में। सेकंड आएगा इसमें, अब देखो कार्बोनेट हो रहा है, तो कार्बोनेट के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, क्या मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे, नहीं। क्या लीचिंग करेंगे, नहीं। क्या लेविगेशन करेंगे, नहीं। क्या हम लोग फ्लोरिफिकेशन करेंगे, नहीं, वो तो सल्फाइड के लिए था। तो सिर्फ एक ही स्टेप आएगा, बस काफ़ी है। नाउ सेकंड स्टेप आ जाएगा सीधा। सेकंड स्टेप होगा दैट इज कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। और क्योंकि ये कार्बोनेट का ओर है, इसलिए क्या लागू होगा, कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर कैल्सिनेशन करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और कैल्सिनेशन की डेफिनेशन बता दो, दैट इज हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर इनटू या इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में होगा, एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से बिलो करना होता है। तो रिएक्शन आ गई। रिएक्शन जो भी हैं इनकी वो बतानी बहुत ज़रूरी, उनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जिंक कार्बोनेट आप लोगे, जिंक कार्बोनेट को सीधा हीट करोगे एब्सेंस ऑफ एयर में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। नाउ थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू इम्प्योर मेटल। अब ये थोड़ी बोला था ऊपर कि प्योर ही करें, इम्प्योर तक छोड़ दो, ठीक है। और इस स्टेप को क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन या फिर स्मेल्टिंग, ठीक है। अब एज जिंक इज मॉडरेटली रिएक्टिव, so it can be reduced by कार्बन और कोक। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, तो मैंने कहा ना थर्ड स्टेप को सोच समझ के काम करना होता है। थर्ड स्टेप क्या चूज़ करना पड़ेगा हमको, जिंक है तो जिंक का मॉडरेटली रिएक्टिव है तो उसको कोक से रिड्यूस करो। तो ये लाइन ज़रूर लिखा करो, इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि क्या स्टेप में काम होने वाला है। तो बेटा जिंक ऑक्साइड तक बदल चुका था, तो इसको कार्बन की मदद से हम लोग जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेंगे, तो आपका मेटल प्राप्त हो गया। ये हो गया क्वेश्चन, आइए समझ में बात, ठीक है। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चन है इस पर, वो भी देखते हैं हम लोग। जैसे कि बोला जाता है, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल सल्फाइड आर फर्स्ट कैल्सिनेटेड एंड रोस्टेड बिफोर रिडक्शन। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि मेटल कार्बोनेट होते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवाता हूँ आपको, था क्या ही, देखिए बेटा क्वेश्चन है, मेटल कार्बोनेट
and metal sulfide are first calcinated or roasted before reduction. Why? क्वेश्चन ये है कि भैया मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फाइड जो होते हैं उनको रिडक्शन में आने से पहले हम उसको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करवाते हैं, है ना? क्यों करवाते हैं, सवाल ये उठा। तो बात समझिए, देखो रिडक्शन में क्या होता है, मेनली रिडक्शन में आपका रिड्यूस होना पड़ता है। अब रिड्यूस का मतलब जुड़ना पड़ता है, जुड़ना है तो उसको बेटा ट्रैवल करके अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाके जुड़ेगा वो। अब ज़रा सोचिए, अगर साइज़ बड़ा हो गया, तो क्या वो आसानी से मूव कर पाएगा सॉल्यूशन के अंदर ही? नहीं। छोटा होगा तो आसानी से चला जाएगा। तो वही इसका आंसर है कि बेटा कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स जो होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, इसलिए मोबिलिटी उनकी कम है। तो क्या किया जाएगा उसको, इट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो छोटा हो जाए और फिर आसानी से रिड्यूस हो पाए, जुड़ पाए कहीं पर। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, हम बोलेंगे कि मेटल कार्बोनेट एंड metal sulfide are not easily reduced due to its bigger size, so they first converted into its oxide and then reduced। तो उसको पहले उसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ, अगर कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन और अगर सल्फाइड है तो रोस्टिंग। इनकी मदद से पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जोड़ा जाएगा। समझ में आया? नाउ दिस आर द क्वेश्चंस। फिर है हाईली रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, वाई? तो बेटा क्वेश्चन ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल cannot be reduced by carbon। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। देखो एक और फॉर्म है इसका, पूछा गया है बोर्ड के अंदर कि कार्बन जो होता है, कार्बन कैन रिड्यूस्ड कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर बट नॉट कैल्शियम ऑक्साइड टू कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड टू कैल्शियम। मतलब कोई भी एग्जांपल लेके चल सकते हो आप। और भी क्वेश्चन इसी तरह के कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम, इसी क्वेश्चन को एक और फॉर्म में भी पूछ लिया जाए कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ओर ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम। तो बेटा सीधी से सबका आंसर एक ही है कि आप बात कर रहे हो हाईली रिएक्टिव मेटल्स की, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के ओर्स की। तो हाईली रिएक्टिव मेटल ओर जो होते हैं वो बेटर, आंसर में लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। देखो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं सबका आंसर एक ही है, हाईली रिएक्टिव मेटल आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन, सो ओनली बी रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से होते हैं। तो बेटा यहाँ पे समझ जाइए हाईली रिएक्टिव मेटल कार्बन से क्यों नहीं रिड्यूस होता है, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल, इसलिए नहीं होता। यहाँ देखिए कॉपर भैया लेस रिएक्टिव है तो इसलिए कार्बन के द्वारा रिड्यूस हो सकता है, कार्बन बेटर रिड्यूसिंग हो गया देन कॉपर, इसलिए कॉपर को हटा देता है। लेकिन कैल्शियम हाईली रिएक्टिव मेटल है तो हाईली रिएक्टिव मेटल कार्बन से ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए कार्बन काम नहीं कर पा रहा है उसमें। फिर वही बात कि कार्बन कैनॉट रिड्यूस द ओर्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है इसलिए कार्बन के द्वारा रिड्यूस नहीं होंगे क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। या फिर क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जाता है हाईली रिएक्टिव मेटल कैन ओनली बी रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, वाई? तो हम बोलेंगे कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है मेरे पास। तो सबका आंसर एक ही है, ठीक है? ऑलराइट, आया समझ में? अब एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको अच्छे वाले, जो कि जनरली पूछे भी जाते हैं आपसे एग्जाम्स में और आता भी है, ठीक है? मेटलर्जी के कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए बेटा, हाँ, दो अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूँ जो बोर्ड के अंदर लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं
और वही फिर लास्ट क्वेश्चन हैं, उसके बाद द एंड होगा मेटलर्जी का। इन 2 क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा फॉलोअप करना है, लास्ट के 2 क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन क्या है पहले देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपको, मैं पूरा क्वेश्चन लिख कर शॉर्ट में बता रहा हूँ। एन ओर, या पूरा लिख देता हूँ यार, एन ओर इज ट्रीटेड विद dilute HCl gives a smell of rotten egg. rotten egg की स्मेल देता है जब डाइल्यूट से। what type of ore this is? what type of ore is this? and what steps you involve टू एक्सट्रैक्ट मेटल। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप चाहिए? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, बात समझिए। आपने कोई ओर लिया और इस ओर को HCl के साथ ट्रीट करवाया और इसने क्या दी? रॉटन एग स्मेल दी। तो बेटा अगर रॉटन एग स्मेल दे रहा है तो रॉटन एग स्मेल तो किसकी होती है? H2S गैस की होती है ना। तो मतलब हाइड्रोजन तो यहाँ से आ गया, तो सल्फर इस ओर से आया होगा डेफिनेटली, सल्फर तो इस ओर से आया होगा। तो इसका मतलब ये जो ओर है ये कैसा है? सल्फाइड ओर है। ये बात आपने समझ ली कि सल्फाइड ओर है। बात समझ में आई? तो सल्फाइड ओर, कोई भी सल्फाइड ओर लेंगे, उसको अगर HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो H2S गैस बाहर निकलेगी और उसकी रॉटन एग स्मेल होती है। पता चल गया आपको? अब कोई भी सल्फाइड ओर का एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपने सल्फाइड ओर का PbS ही ले लिया या HgS ले लो, सिनेबार ओर ले लिया। सिनेबार ओर को मानते हुए चारों स्टेप, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप पूरी बताओगे आप। जैसा अभी करवाया था सल्फाइड ओर के लिए, पहला तो कन्वर्जन ऑफ ओर टू कंसनट्रेटेड ओर होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या बताना पड़ेगा? तुम्हें 2 स्टेप बताना है। एक तो बताना पड़ेगा पल्वरेशन, दूसरा बताना पड़ेगा फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन बताना पड़ेगा आपको पूरा डिटेल में, जैसा पहले बताया था क्वेश्चन में। उसके बाद कंसनट्रेटेड ओर से मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे और इसके लिए क्या होगा? दैट इज रोस्टिंग करवानी पड़ेगी। और रोस्टिंग के लिए रिएक्शन लिखेंगे क्योंकि HgS है, तो HgS प्लस O2 इट विल गिव यू HgO प्लस SO2 बाहर निकल गई। थर्ड स्टेप इसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या करना पड़ेगा हमको? दैट इज जो HgO बना है, पहले तो ये बताना पड़ेगा लेस रिएक्टिव मेटल है तो रिड्यूस ओनली बाय हीटिंग। वो पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। मैंने HgS का एक सिनेबार का एग्जांपल लेकर आपको पूरा समझाया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो वो पूरा स्टेप आएगा आपको यहाँ पर। तो Hg प्लस O2 है, तो इस तरह से मेटल एक्सट्रैक्ट होगा। तो आपको बाय टेकिंग अ सुटेबल एग्जांपल यू कैन एनालाइज दिस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पहचानना जरूरी था कि ओर कौन सा था। तो H2S गैस निकाला, जैसे आप यहाँ रिएक्शन भी देख सकते हो, HgS की अगर HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो बेटा क्या बनेगा? HgCl2 प्लस H2S बनेगा। तो H2S की रॉटन एग स्मेल बनेगी, तो सल्फाइड ओर होगा तभी तो ये रॉटन एग देगा। समझ में आई? नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मेटलर्जी इज, ध्यान से देखिए बेटा, ये आ गया समझ में? तो इसको बेटा कॉपी में नोट डाउन जरूर करना और इसको पूरी प्रॉपर्ली लिखना है, इसको कंप्लीट करना है। इसको इस क्वेश्चन को देखना चाहता हूँ कि कैसे कंप्लीट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ओर इज हीटेड इन एयर, नहीं हाँ, अ ओर इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद ब्रिक्स एफिवेंस टू प्रोड्यूस अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। नाउ मैं वापस से लिखना पड़ेगा मेरे को। देखिए क्वेश्चन में पूरा लिखता हूँ, समझना है इसको। An ore is treated with dilute HCl। या dilute HCl के साथ ore को ट्रीट किया, reacts treated with HCl to produce brisk effervescence of अ कलरलेस गैस। कोई कलरलेस गैस की ब्रिक्स एफिवेंस दिया। व्हाट टाइप ऑफ ओर इज दिस? व्हाट टाइप ऑफ ओर इज दिस एंड राइट द स्टेप इन्वॉल्व। स्टेप इन्वॉल्व फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो कोई भी एग्जाम्पल सोच के हमें काम करना पड़ेगा। पहले ऊपर के सोचते हैं कि था क्या ये। देखिए बेटा, ब्रिक्स एफिवेंस दिया है, ये बात तो समझ में आ गया कि जो कोई ओर लिया आपने और ओर को जब HCl के साथ पास करवाया गया तो इसने क्या दिया? कोई गैस लिबरेट की इसने और जिसकी ब्रिक्स एफिवेंस आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिस्क एफिवेंस आई थी, ठीक है। अब जरा सोचिए आप,
और कैसा होना चाहिए। और हम लेते हैं ब्रिक्स एफिवेंस किसकी आती है, जनरली दो गैस की आती है, या तो हाइड्रोजन गैस की आती है या CO2 गैस की आती है, ठीक है ना। अगर इसने आगे बोल दिया होता इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो कंफर्म हो जाता है बेटा CO2 था, या फिर ये बोल देता है कि पॉपिंग साउंड में, तो कंफर्म हो जाता है कि ये H2 था, हाइड्रोजन गैस निकाल रहा था। लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है, यहाँ पॉसिबिलिटी ये दो हो सकते हैं। तो लेट्स सी क्या बनता है भाई। ये तो साफ हो गया कि सल्फाइड नहीं है, क्योंकि सल्फाइड होती है तो रॉटन एक्स स्मेल आती है। तो ये किसका और होगा, कार्बोनेट और होगा। तो आपने कार्बोनेट और को सोच के काम करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ZnCO3 प्लस HCl करते हैं भैया, एक बार रिएक्शन करवा के देखते हैं HCl के साथ। कोई जिंक कार्बोनेट का और ले लिया, जिंक कार्बोनेट और HCl के साथ रिएक्शन करवाएं, तो क्या बनेगा, दैट इज ZnCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस निकली। तो इसका मतलब ये ब्रिक्स एफिवेंस किसकी निकल रही थी, CO2 की निकल रही थी। तो कंफर्म हो गया कि CO2 गैस निकल रही है जो जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन से। मतलब कोई भी कार्बोनेट, आप जिंक कार्बोनेट के कैल्शियम कार्बोनेट भी लेके चल सकते हो, लाइमस्टोन भी लेके चल सकते हो। मैंने कैलामाइन ले लिया क्योंकि पहले करवा चुका हूँ, वो सेम चीज़। यहाँ बोला तो है नहीं कि पर्टिकुलर कोई जिंक का है या कैल्शियम का, किसका है। तो आपने क्या किया, जिंक कार्बोनेट ले लिया और इस तरह से काम किया। तो अब ये कंफर्म हो गया द ओर इज अ कार्बोनेट ओर, पहला काम हो गया। अब दूसरा एक्सट्रैक्शन करवाते हैं। तो एक्सट्रैक्शन करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही सारी चीज़ कि आपने पहले तो ओर लिया, और आपने ले लिया ZnCO3 दैट इज़ कैलामाइन। कैलामाइन जब भी ओर का नाम लिखो तो फॉर्मूला नाम दोनों आने चाहिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। नाउ अब इसमें पहला स्टेप वही कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे हम लोग, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आपका पल्वरेशन होगा। पल्वरेशन के बारे में बताओगे, और क्या इस पर रोस्टिंग वगैरह कुछ होगा, सॉरी इस पर क्या आपका फ्लोटेशन लीचिंग वगैरह कुछ काम नहीं होगा, सीधा सेकंड स्टेप में जाता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि कंसंट्रेटेड ओर को किस में बदलते हैं, मेटल ऑक्साइड, क्योंकि कार्बोनेट ओर है तो यहाँ पे क्या करवाएंगे, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन की डेफिनेशन लिखेंगे और रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या होगी इसकी, ZnCO3 को स्ट्रांगली हीट करेंगे। जब स्ट्रांगली हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 बाहर निकल देगा। थर्ड स्टेप करवाएंगे रिडक्शन। रिडक्शन में आप पूरा लिखोगे, कन्वर्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू इम्प्योर मेटल, ठीक है, वो पूरा स्टेप पूरा लिखेंगे हम लोग। अब जिंक ऑक्साइड को, क्योंकि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है इसलिए रिड्यूस बाय कार्बन और कोक, तो कार्बन और कोक की मदद से इसको इम्प्योर मेटल को अलग कर दिया। मैं पहले बता चुका हूँ, तो पूरा वो जिंक कैलामाइन का पूरा आपका एक्सट्रैक्शन आएगा। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। दो और है भैया, A और B। ऑन हीटिंग A, मैं यहाँ क्वेश्चन बता देता हूँ। दो और हैं A एंड B। A को गर्म करते हैं तो CO2 गैस देता है, B को गर्म करते हैं, HCl के साथ गर्म कर रहे हैं, B को गर्म करते हैं HCl के साथ में तो SO2 गैस देता है। तो बताओ A और B कौन से और हैं, CO2 गैस, CO2 और A और है, CO2 गैस दे रहा है। इसका मतलब ये कैसा होगा, कार्बोनेट होगा, अभी बताया आपको। B सल्फाइड होगा, भाई सल्फाइड और ही तो सल्फर डाइऑक्साइड दे सकता है, या तो H2S गैस हो या सल्फर डाइऑक्साइड हो, तो सल्फाइड और होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन से आपसे पूछे जाते हैं नॉर्मली। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से मेटलर्जी समझ में आ गई होगी, ठीक है। रिवाइज कीजिए बेटा, 2-3 बार वीडियो वॉच कीजिए, समझिए, नोट डाउन कीजिए, सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर लिखिए। या मैंने शॉर्ट में किया, आप पूरा डिटेल में लिखो, आपको 1-2 बार लिखने पे प्रैक्टिस हो जाती है। ऑलराइट, थैंक यू बेटा।